चलिए क्लास जहां पे रुके थे वैसे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस साल जो एनटीएससी होने वाला है उसके बारे में। तो जैसे आपने ये सुना आपके माइंड में कई सारे सवाल आए होंगे, तो वादा रहा वो सारे सवाल वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो आपके माइंड में आया होगा कि सर ये एनटीएससी क्या है, तो दिस इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। यस वेरी करेक्ट, ये एक टैलेंट का सर्च है। अगला ही सवाल माइंड में आया होगा सर लेकिन ये एनटीएससी दे कौन सकता है। तो बच्चों आप सब लोग जानते हो कि हर इंसान में टैलेंट होता है और उसका वो टैलेंट सबसे बेहतरीन उभर के आता है जब वो उसके बचपन में मतलब स्कूल डेज में होता है। और यही वजह है कि 10th अपियरिंग स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द एनटीएससी एग्जामिनेशन। मतलब क्या, अगर आप इस साल 10th की बोर्ड की एग्जाम देने वाले हो तो आप इस साल के एनटीएससी के लिए एलिजिबल हो। मतलब ही अगर आप 9th सक्सेसफुली क्लियर कर चुके हो और इस साल आपका 10th है, मतलब इस साल आप एनटीएससी भी दे सकते हो। तो एनटीएससी हर साल होती है लेकिन हम हर साल एनटीएससी नहीं दे सकते। जिस साल एनटीएससी हो रही है उस साल जो बच्चे 10th की एग्जाम देते हैं वो एनटीएससी के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगला ही सवाल आएगा सर वो तो ठीक है लेकिन मैं क्यों दूं एनटीएससी, व्हाई शुड आई प्रिपेयर फॉर एनटीएससी। इतनी सारी एग्जाम्स है सर दुनिया में ऑलरेडी, और बोर्ड की भी एग्जाम है और एनटीएससी व्हाई शुड। तो ये सबसे बेहतरीन सवाल है जो आपके माइंड में आया होगा। तो देखिए बेटा, अगर आपके नाम के पीछे एनटीएससी लगता है तो आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, रुतबा बढ़ जाएगा, पेरेंट का सीना और चौड़ा हो जाएगा। वो बोल पाएंगे कि मेरा बेटा एनटीएससी क्लियर्ड है। और इतना ही नहीं, जैसे हमारा 10th कंप्लीट होता है उसके बाद हम चाहते हैं कि हम छोटे छोटे खर्चों पे पेरेंट्स पे डिपेंड ना रहे, हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। तो एनटीएससी आपको आत्मनिर्भर भी बना के देगा। मतलब क्या, 11th और 12th में आपको 1250 रुपीज 1250 रुपए मिलते हैं पर मंथ। यस वेरी करेक्ट, पर मंथ 1250 मिलता है। और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पर मंथ 2000 रुपीज भी मिलते हैं। और इतना ही नहीं, आगे चल के अगर हम पीएचडी करते हैं, आधे बच्चे सोचेंगे सर बाप रे हाँ नहीं पीएचडी, अरे अगर कर लेते हैं तो पीएचडी के वक्त यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उस वक्त भी हमें स्कॉलरशिप मिलती है। तो एक गवर्नमेंट का बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है इंडिया के टैलेंट को सपोर्ट करने का। और इतना ही नहीं, आगे हम हमारे करियर में अगर बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं या फिर फॉरेन में कहीं पे अप्लाई करते हैं तो अगर हमारे पोर्टफोलियो में एनटीएससी क्लियर्ड वाला लिखा हुआ है तो अलग ही साउंड करेगा वो, और इसीलिए एनटीएससी। लेकिन अगला सवाल माइंड में आया होगा सर लेकिन एक मिनट, अभी आपने कहा कि 10th में अगर बोर्ड की एग्जाम दे रहा हो तो मैं एनटीएससी दे सकता हूं। तो सर सबसे बड़ा सवाल जो क्रिएट हुआ होगा, हाउ टू बैलेंस 10th बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एनटीएससी एग्जामिनेशन। तो बच्चों आपको इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने एनटीएससी को इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपका पूरा टेंशन का लुकआउट ही खत्म कर दिया। मतलब क्या, आप जो 10th में अभी पढ़ रहे हो या पढ़ चुके होंगे, जो पढ़ोगे वही सब कुछ आपको एनटीएससी में रिक्वायर्ड है। जितना आप 10th में बोर्ड में पढ़ रहे हो उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा का एनटीएससी में नहीं पूछा जाएगा। 10th यानी कि एनटीएससी। तो अगर आप 10th बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो मतलब ही आप इनडायरेक्टली एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बस दोनों एग्जाम का रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर अलग अलग है। मतलब क्या, बोर्ड में हमारा क्या होता है, बोर्ड में हमारे थ्योरी पेपर्स होते हैं, सारे हमें थ्योरी लिखना होता है। लेकिन एनटीएससी में आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। एनटीएससी में आपको एमसीक्यूज होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एक सवाल होगा और उसके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो बोर्ड में सिलेबस दोनों का वही जो आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन बोर्ड में थ्योरी लिखना है, यहाँ पे एमसीक्यूज होंगे, बस उतना ही फर्क है। अगला सवाल माइंड में आया होगा सर वो बात तो ठीक है लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो माइंड में क्रिएट होता है और वो है लैंग्वेज बैरियर का। डर होता है सर मुझे इंग्लिश उतनी नहीं आती, मेरा मराठी मीडियम है सर, क्या मैं कर पाऊंगा एनटीएससी। अरे बेहतरीन तरीके से कर सकते हो बेटा। याद रखना, लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं बन सकती टैलेंट के बीच में। मतलब क्या, लैंग्वेज तो सिर्फ एक मीडियम होती है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है डरने की। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपकी जो भी मदर टंग है, जो भी आपकी फेवरेट लैंग्वेज है, जो भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज में आप बेहतरीन हो उस लैंग्वेज में आप एनटीएससी दे सकते हो। तो डेफिनेटली आपको कोई भी जरूरत नहीं है डरने की, आप अपने फेवरेट लैंग्वेज में एनटीएससी एग्जाम दे सकते हो। अगला सवाल माइंड में क्रिएट होगा सर वो तो ठीक है सर, फिर ये बताइए सर, फिर मुझ में अब जोश आ गया सर, मैं भरता सर फॉर्म, तो ये बताइए सर हाउ टू अप्लाई फॉर द एनटीएससी। तो देखिए, एनटीएससी अप्लाई करने के लिए जो ऑथराइज वेबसाइट है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की है। उस वेबसाइट पे जाइए, वहां पे ऑप्शन होगा अप्लाई एनटीएससी 2020, उस पर क्लिक कीजिए। वहां पे फॉर्म्स होगा, बेसिक डिटेल्स होगी, वो डिटेल्स भरिए और फॉर्म सबमिट कीजिए। उसके बाद उस फॉर्म की प्रिंट आउट निकालनी है और आपके स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनका स्टैंप लेके दिए हुए एड्रेस पे आपको पोस्ट कर देना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये वेबसाइट वाला झंझट या फिर मेरे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कोई टेंशन नहीं है, दूसरा रास्ता है। आप जिस स्कूल में अभी आप 10th कर रहे हो उस स्कूल के प्रिंसिपल को आपको अप्रोच करना है, उनको बोलना है मुझे एनटीएससी देना है, वो आपको पूरा फॉर्म भरवा के देंगे, सारी फॉर्मेलिटी करवा के मिल जाएगी। तो उस तरह से आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब अगला सवाल आएगा सर ठीक है
फॉर्म तो भरते सर। अब ये बताइए सर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल सवाल कि सर इसके एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, इसका एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो देखिए बेटा, एनटीएससी बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है स्टेज 1 और दूसरा है स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होता है? स्टेज 1 में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है मैथ का, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क और 2 आवर्स का टाइम होता है और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा पेपर होता है सैट का, यानी कि स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये फिर से 100 मार्क का पेपर होता है, 100 ही क्वेश्चंस होते हैं और टाइम होता है फिर से 2 आवर्स का, और यहां पे भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और फिर अगर आप स्टेज 1 क्लियर होते हो तो फिर आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा मैं स्टेज 1 क्लियर हुआ हूं? तो आपको इसका कोई टेंशन नहीं है। आपको जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट बताई उस वेबसाइट पे ही जाना है और वो उस वेबसाइट पे रिजल्ट डिक्लेयर होता है। वहां पे आप अपना स्कोर भी देख सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आपका जो पेपर हुआ होगा ओएमआर जो शीट जिसपे आपने टिक किया वो शीट भी आपको साथ शेयर होती है, आप पूरा उसका वेरीफाई कर सकते हो। और ये सारे पेपर्स कंप्यूटराइज चेक होते हैं क्योंकि ओएमआर होता है, ठीक है। एमसीक्यू वाला कंप्यूटराइज प्रोसेस होती है सारी, तो ये सारी ऑफिशियल और जेन्युइन प्रोसेस है जो आपको उसी वेबसाइट पे रिजल्ट डिक्लेयर होके पता चल जाता है। फिर क्राइटेरिया क्या होगा कि आपको स्टेज 1 क्लियर करने के लिए मिनिमम कितना चाहिए होगा? तो देखिए, अगर आपकी कैटेगरी जनरल या फिर ओबीसी है तो आपको मिनिमम हर एक पेपर में मिनिमम 40% हासिल करने पड़ेंगे। मतलब आपका स्टेज 1 का पहला पेपर कौन सा था? मैथ का। कितने मार्क का था? 100 मार्क का। तो 100 में से आपको मिनिमम 40 मार्क हासिल करने पड़ेंगे। और सिमिलरली सैट में आपको 100 में से मिनिमम 40 मार्क हासिल करने पड़ेंगे। मतलब स्टेज 1 का टोटल कितना हो गया? 100 मैथ 100 सैट, यानी कि टोटल कितना होगा? 200। तो 200 में से मिनिमम आपको 80 मार्क्स 80 मिनिमम आपको हासिल करने पड़ेंगे टू क्वालिफाई फॉर दी स्टेज 2 राउंड। अगर आपकी कैटेगरी जनरल और ओबीसी को छोड़ के कोई दूसरी कैटेगरी है आपकी, मतलब एससी एसटी एंड सो ऑन, तो फिर आपको मिनिमम 32 इन मैथ एंड मिनिमम 32 इन सैट, यानी कि टोटल 200 में से 64 हासिल करने पड़ेंगे टू क्वालिफाई फॉर दी स्टेज 2 राउंड। और जैसे ये क्वालिफाई हो गए फिर आप स्टेज 2 के लिए आ गए, तो जो रिजल्ट आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। फिर स्टेज 2 के लिए आपको कोई सेपरेट फॉर्म नहीं भरना होता है, वो बच्चों को बाय डिफॉल्ट बाकी की सारी चीजें उनको डायरेक्टली स्टेज 2 के आ जाते हैं। फिर स्टेज 2 में क्या होता है? तो स्टेज 2 में कुछ नहीं है, स्टेज 2 में भी स्ट्रक्चर वही है जो स्टेज 1 में था। मतलब क्या? स्टेज 2 में भी फिर से आपके 2 पेपर है। पहला पेपर होगा मैथ का 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस एंड 2 आवर्स का टाइम, नो निगेटिव मार्किंग। दूसरा पेपर होगा सैट का 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स टाइम 2 आवर, वंस अगेन नो निगेटिव मार्किंग। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। फिर आपके माइंड में सवाल होगा कि सेम स्ट्रक्चर तो फर्क क्या है? तो फर्क बस डिफिकल्टी लेवल का होगा। स्टेज 2 समवॉट डिफिकल्ट होती है स्टेज 1 से, बस उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। फिर स्टेज 2 में से टॉप 2000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं फाइनली, जिनको गवर्नमेंट एनटीएससी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, और इसका रिजल्ट फिर से उसी वेबसाइट पे डिक्लेयर होता है। और आप लोगों का नसीब सच में बहुत अच्छा है कि आप अभी एनटीएससी देने वाले हो। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ 1000 बच्चों को एनटीएससी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये नंबर बढ़ा लिया है और अब टोटल 2000 बच्चे फाइनली सिलेक्ट होते हैं स्टेज 2 में से, जिनको एनटीएससी स्कॉलरशिप मिलती है। अब अगला ही सवाल आपके माइंड में आया होगा कि वो बात तो ठीक है सर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बताइए सर कि हाउ टू स्टडी फॉर द एनटीएससी एग्जामिनेशन। सिलेबस क्या होगा सर इसका? इसके लिए कौन सी बुक्स रेफर करनी है? तो ये बेहतरीन सवाल है। तो अब देखिए, एनटीएससी का जो स्टेज 1 होगा जिसमें 2 पेपर होते हैं, जिसका पहला पेपर होता है मैथ, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब इसके नाम के मीनिंग में ही सब कुछ छुपा हुआ है कि इसमें वो क्या पूछने वाले। तो मैथ में आपका आईक्यू लेवल चेक होता है, इंटेलिजेंस लेवल आपकी चेक करते हैं। तो इसमें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के जो सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं। मतलब हम हमारे मम्मी की किचन में जो चीजें देखते हैं, या फिर हम टीवी जब चल रहा होता है तब जो बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है उससे रिलेटेड, या फिर हम जब रोड से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम जो चीजें देखते हैं, होता यह कि इस उम्र में हम ये सारी चीजें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें हम एंटरटेनमेंट के लिए ना देखें तो इसके ऊपर किस तरह से सवाल वो पूछते हैं, वो यानी कि मैथ का पेपर होता है। तो इसमें जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसके ऑथराइज प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मैंने आपके साथ शेयर किए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो सारे पेपर आप अच्छे से गो थ्रू हो जाइए एक बार। क्यों? क्योंकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस में मैं इस मैथ के ऊपर ज्यादा डिटेल में बात करने वाला हूं कि ये सारे सवाल हैंडल कैसे करने होते हैं, ये सारे सवाल सॉल्व कैसे करने होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर स्टेज 1 का जो सेकंड पेपर होता है सैट, इन सैट में आपको 3 अलग अलग चीजें पूछी जाती है। पहला, आपको 40 मार्क के लिए पूछा जाता है साइंस, फिर 40 मार्क के लिए पूछा जाता है सोशल साइंस, और 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है मैथमेटिक्स। इस तरह से 100 मार्क का आपका सैट का पेपर होता है। अब ये साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के लिए क्या रेफर करना है? तो देखिए, स्टेज 1 का बेसिक मीनिंग होता है स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। यस, वेरी करेक्ट, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन।
तो आपको 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड, 9th आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो और 10th आपको ऑन देंगे, तो 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड की टेस्ट स्टेट बोर्ड की बुक्स रेफर करनी है। याद रखना स्टेट बोर्ड ओनली। आपका भली सीबीएसई बोर्ड होगा अभी, लेकिन एनटीएससी के स्टेज 1 के सेट के पेपर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट बोर्ड की बुक्स ही रेफर करनी है। तो आपको 9th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड का साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स रेडी करना है, और उसके साथ आपको 10th के स्टेट बोर्ड का, जिस स्टेट से आप 10th अभी देने वाले हो, उस स्टेट का साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स रेडी करना है। बस ये स्टेट बोर्ड की 9 की और 10 की बुक रेफर कीजिए, इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा रेफर करने की जरूरत नहीं है और आपका स्टेज 1 डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आएगा स्टेज 2। अब जैसे मैंने अभी कहा कि स्टेज 2 समवॉट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो स्टेज 2 का बेसिक मीनिंग है, स्टेज 2 का बेसिक मीनिंग है नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, नेशनल लेवल। तो यहां पर भी सब कुछ वही है, लेकिन बस नेशनल लेवल का। तो स्टेज 2 का जो पहला पेपर होगा मैट, यहां पे उसी तरह के सवाल होंगे, लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हाई होगी। इसके प्रीवियस सारे पेपर्स मैंने लिंक में फिर से आपके साथ शेयर किए हैं, इसको कैसे हैंडल करना है वो मुझ पर छोड़ दीजिए, बने रहिएगा, आने वाले वीडियो में इसका ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर स्टेज 2 का जो सेट का पेपर होगा, उसमें फिर से आपको 40 मार्क्स के लिए साइंस होगा, 40 मार्क्स के लिए सोशल साइंस होगा, 20 मार्क्स के लिए मैथमेटिक्स होगा। कौन सा? 9th और 10th का ही होगा, 11th 12th नहीं, 9th और 10th का ही होगा। लेकिन इस बार स्टेट बोर्ड नहीं, इस बार आपको नेशनल लेवल की बुक रेफर करनी है, मतलब एनसीईआरटी की बुक रेफर करनी है, नेशनल लेवल। तो एनसीईआरटी के बुक का 9th और 10th का साइंस, एनसीईआरटी की बुक का 9th और 10th का सोशल साइंस और एनसीईआरटी की बुक का 9th और 10th का मैथमेटिक्स। इसके अलावा और कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है और स्टेज 2 का सेट आपका क्लियर हो जाएगा। और मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप पे बेहतरीन टैलेंट है, आप डेफिनेटली एनटीएससी के ये सारे दोनों राउंड आराम से क्लियर कर सकते हो, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इससे पहले कि आज के लिए रुके, एक छोटी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी नेशनलिटी इंडियन है, लेकिन अगर आप बाहर के किसी कंट्री से आपका स्कूलिंग कर रहे हो, मतलब आप इंडियन ही हो लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री से आपका स्कूलिंग चल रहा है और बाहर की कंट्री से आप अगर 10th की एग्जाम देने वाले हो, तो फिर आप लोगों को स्टेज 1 देने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एलिजिबल हो स्टेज 2 के लिए, प्रोवाइडेड वहां पे आपको 9th स्टैंडर्ड में मिनिमम 60% मिले होंगे। क्लियर हुआ? तो इससे पहले कि आज के लिए रुकेंगे अपने बेहतरीन सवाल के साथ। और सवाल क्या है? सवाल वही है कि सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में लेने के लिए क्या लगता है। तो बताइए, सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में लेने के लिए क्या लगता है? आप जो भी चीजें अपने माइंड में बोल रहे हो वो एकदम करेक्ट है, नो डाउट एकदम करेक्ट है, उसमें बस हम कुछ एड ऑन करते हुए चलेंगे। तो आपको पसीना पता है? पसीना जो मेहनत करने के बाद आता है। आपको शाही पता है? शाही जो मार्कर में भरी जाती है। आपको मुकद्दर पता है? मुकद्दर जो कैंडिडेट अपने दम पे बनाता है। आपको तकदीर पता है? तकदीर जो कभी होती ही नहीं है। तो ये आज का 3 अलग अलग वैरायटी के बच्चों के लिए है। पहले वो बच्चे जिनके सपने तो बड़े बड़े हैं लेकिन जिनके पास सोच ही नहीं है। दूसरे वो बच्चे जो पढ़ाई तो जोश के साथ शुरू करते हैं लेकिन आधे रास्ते में दम तोड़ देते हैं। और तीसरा ये उन बच्चों के लिए है जो हमेशा नसीब का रोना रोते रहते हैं, बेटा नसीब जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये 3 अलग अलग वैरायटी के बच्चों के लिए छोटा सा ये, समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो छोड़ दीजिएगा। तो देखिए, पसीने की शाही से जो लिखते अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि लोग मेरे लफ्जों को समझे, आरज़ू ये नहीं है कि लोग वाह वाह करे। और इसीलिए आगे का मंजिल अगर सामने हो तो राह ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपने हैं कभी ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें, बस सितारे तोड़ने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना।